आप सभी का एक बार फिर से यूके देवभूमि सरकारी जॉब तैयारी चैनल पे स्वागत है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चैनल के वीडियो पसंद आ रहे होंगे, और अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा और हमको सपोर्ट। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे गति चैप्टर यानी कि मोशन चैप्टर, और ये दोनों टाइप के स्टूडेंट यानी कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों टाइप के जो बच्चे हैं उनके लिए हेल्पफुल रहेगा, चाहे वो 9th या 10th में हो या वो फॉरेस्टर का यानी कि वन दरोगा का पेपर दे रहे हैं या कोई भी फॉरेस्ट से रिलेटेड एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उनके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। क्योंकि सिलेबस उनका यही है 9th और 10th की एनसीईआरटी बुक, लेकिन हम एनसीईआरटी बुक के साथ साथ एक एक्स्ट्रा बुक को भी साथ में लेके चलेंगे, जिससे कि हमारी तैयारी थोड़ी अच्छी हो। ठीक है, तो आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं गति। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसी चैनल पर आपको, अगर आप टीजीटी मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं या आप 11th-12th में हैं, तो आपके लिए इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बनाई गई है मैथ्स की, तो वहाँ से आप वीडियो जाके देख सकते हैं। और 11th-12th के वाले बच्चों के लिए उनको ट्रिक भी मिलेगी काफ़ी, जिससे उनकी जो कैलकुलेशन होगी वो बढ़ेगी। और अगर टीजीटी मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो साथ में मिलेंगे ही मिलेंगे। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों से आपको एक फ़ायदा होगा और आपके पेपर में अटैम्प्ट बढ़ेंगे। ठीक है, तो आप वो वीडियो जाके ज़रूर देखिए। ज़्यादा बड़े वीडियो नहीं है, छोटे छोटे वीडियो हैं, और आपकी उससे तैयारी एक अच्छी हो सकती है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखो, सबसे पहले हम जानते हैं गति के बारे में, जिसमें हमारी एक गति होती है शुद्ध गति की। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं काइनेमेटिक्स। तो शुद्ध गति की यानी कि काइनेमेटिक्स क्या होती है, इसमें हम जो हमारा मोशन हो रहा है, जो हमारी गति हो रही है, उसके कॉजेज़ पे हम नहीं जाते हैं। ठीक है, यानी कि गति के कारणों का अध्ययन हम नहीं करते हैं। हमें कोई मतलब नहीं है कि वो गति क्यों हो रही है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। उसको हम बोलते हैं काइनेमेटिक्स यानी कि शुद्ध गति की। ठीक है, सेकंड आता है इसमें हमारा बल गति की यानी कि डायनेमिक्स। तो डायनेमिक्स में हमको ये जानना होता है कि भैया गति हो क्यों रही है। ठीक है, तो गति के कारणों को जानना यानी कि कॉजेज़ ऑफ मोशन, तो हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किस गति के किस कारण की वजह से ये जो गति है हो रही है। ठीक है, तो हमको ये जानना ज़रूरी है, तो इसको हम बोलते हैं बल गति की यानी कि डायनेमिक्स। ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट एग्जाम्स में आपसे पूछा जा सकता है कि किसमें हम गति के कारणों का अध्ययन नहीं करते और किसमें हम गति के कारणों का अध्ययन करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है 1 नंबर में, चाहे वो आपका वंदरुका का पेपर हो या आपकी जो 9th एंड 10th वाले बच्चे हैं उनके लिए। ठीक है, अब हम जानते हैं कि विराम अवस्था। तो विराम अवस्था में देखो, ऐसा कोई जानने वाला कुछ है नहीं, जो भी चीज़ है, पार्टिकल है, अगर वो समय के साथ मोशन नहीं कर रहा यानी कि गति नहीं कर रहा समय के साथ, तो वो क्या है, विराम अवस्था में। अगर वो, जैसे कि कोई वस्तु अगर आप देख रहे हैं, अब नहीं हिल रही है या कहीं एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंची है, तो उसका मतलब क्या है कि वो विराम अवस्था में है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इंग्लिश में रेस्ट स्टेज। अब है हमारा 4th गति अवस्था। तो गति अवस्था क्या है कि जब भी कभी किसी भी वस्तु में समय के साथ अगर उसमें चेंजेस हो रहा है, समय के साथ अगर उसमें चेंजेस हो रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो गति अवस्था में है, मोशन स्टेज में है। यानी कि अगर उसकी जो लोकेशन है वो किसी टाइम के साथ चेंज हो रही है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो वस्तु क्या है, गति अवस्था में है। जैसे कि अगर आप अपने घर से स्कूल जा रहे हैं, तो आप पहले घर में थे और आप उसके बाद रास्ते से चलते हुए जब आप स्कूल पहुंचे, तो आपके क्या हुआ, पोजीशन में चेंजेस हुआ। तो हम क्या बोलेंगे कि ये स्टूडेंट घर से निकलकर स्कूल पहुंचा कैसे, गति अवस्था से होते हुए, है ना। गति में तो गया, तभी तो वो उसकी जो पोजीशन है उसमें चेंज हुआ, है ना। तो अब देखते हैं प्रकार, जो गति के प्रकार क्या होते हैं। अगला है यहाँ पर हमारा गति के प्रकार, जिसके अंतर्गत आता है सरल रेखी यानी कि लीनियर मोशन। ठीक है, तो जो लीनियर मोशन हमारा होता है वो क्या होता है कि एक सीधी रेखा में चलना। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक सीधी रेखा में चलना यानी कि लीनियरिटी में चलना, या आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ लीनियर पाथ। अगर कोई ऑब्जेक्ट लीनियर पाथ में चल रहा है तो हम क्या कहेंगे कि वो कौन सी गति कर रहा है, लीनियर मोशन कर रहा है, सरल रेखी गति कर रहा है। ठीक है, जैसे कि हम एग्जाम्पल ले सकते हैं चलती हुई कार। ठीक है, तो कार अगर मोशन में है तो हम उसको क्या बोलेंगे कि कौन सी गति कर रही है, सरल रेखी गति कर रही है। ठीक है, सेकंड हमारा यहाँ पे आता है अनियमित गति, जिसको हम बोलते हैं रैंडम मोशन। यानी कि उसमें क्या होगा, जब वस्तु अपनी दिशा लगातार बदलती रहे, यानी कि जब ऑब्जेक्ट है वो कंटिन्यूसली अपनी जो डायरेक्शन है वो चेंज करता जा रहा है, कंटिन्यू अपनी डायरेक्शन को क्या करता जा रहा है,
चेंज करता जा रहा है, कभी वो कहीं मुड़ रहा है, कभी कहीं मुड़ रहा है, कभी कहीं मुड़ रहा है, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे रैंडमली मोशन यानी कि अनियमित गति। उदाहरण इसका क्या हो सकता है, एग्जाम्पल, फूलों पर मंडराने वाली तितलियाँ। देखा, आपने देखा होगा कि कभी कोई किसी फूल पे मंडरा रहा है, कभी कोई किसी फूल पे मंडरा रही तितली, तो वो क्या कर रही है, सीधी एक ही दिशा में यानी कि एक ही डायरेक्शन में नहीं जा रही, कभी कहीं मुड़ रही है, कभी कहीं मुड़ रही है। तो उसकी जो मोशन होगी वो क्या होगी, अनियमित गति यानी कि रैंडम मोशन। थर्ड आता है इसके अंतर्गत हमारा दोलनीय गति यानी कि ऑक्सिलेटरी मोशन। आपने देखा होगा जो हमारी घड़ी होती है उसमें एक पेंडुलम लगा होता है, और वो क्या करता है, एक पोजीशन पे, यानी कि अगर जो हमारी घड़ी है इसका जो पेंडुलम है यहाँ पर, ये कभी ये इधर जाएगा, कभी ये इधर जाएगा, ठीक है। ये क्या कर रहा है, इस पॉइंट के कभी लेफ़्ट में जाता है, कभी राइट में जाता है। तो ये जो हमारी मोशन होती है हम इसको क्या बोलते हैं, दोलनीय यानी कि ऑक्सिलेटरी मोशन। जब वस्तु अपने मार्ग के एक ही बिंदु के इधर उधर या ऊपर नीचे गति करे, ठीक है, ऊपर नीचे गति करे। जैसे कि आपने देखा होगा अगर कोई स्प्रिंग है, हम इसको अगर ऐसे करके छोड़ दें ऊपर हिला के, तो क्या करेगा, कभी यहाँ जाएगा, कभी यहाँ जाएगा, फिर कभी यहाँ जाएगा, फिर कभी यहाँ जाएगा। तो जो ये मोशन होगा उसका क्या कहलाएगा, दोलनीय मोशन यानी कि ऑक्सिलेटरी मोशन। तो ये समझ में आया आपके, बहुत ईजी है वैसे। इसमें सिर्फ डेफिनेशन के बारे में अभी बात कर रहे हैं, अभी हम न्यूमेरिकल देखेंगे। एग्जाम्पल इसका हो सकता है झूले की गति, ठीक है, झूले की गति इसका एग्जाम्पल हो सकता है। या दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, सरल लोलक यानी कि जो हमारा पेंडुलम होता है उसकी गति मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। अब बात करते हैं फोर्थ, वृत्तीय और घूर्णन यानी कि सर्कुलर और रोटेटरी मोशन। ये क्या होता है हमारा, जैसे वृत्तीय पथ पर गति कर रहा हो, यानी कि अगर कोई पार्टिकल है, अगर वो सर्कल में गति कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो वृत्तीय गति यानी कि घूर्णन गति कर रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे लट्टू, वो क्या करता है, एक ही पोजीशन पर क्या कर सकता है, डांस करता रहता है, यानी कि घूमता रहता है गोल 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 गोल। तो उसको हम बोलेंगे वृत्तीय गति या घूर्णन गति। अब बात करते हैं हम, देखो यहाँ पर एक मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं पहले दूरी की डेफिनेशन बताऊँ, फिर मैं आपको विस्थापन की डेफिनेशन बताऊँ, यानी कि पहले डिस्टेंस बताऊँ फिर डिस्प्लेसमेंट बताऊँ। तो मैं ऐसा नहीं कर रहा, हम सीधे इनके बीच में डिफरेंस देख रहे हैं, और डिफरेंस को देखते देखते आपको अगर इन दो टॉपिक में अगर कोई कन्फ्यूज़न है, देखो बड़े बड़े बच्चों तक को इस टॉपिक में कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो इसको हम एक बार अच्छे से क्लियर कर लेते हैं यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख के। क्योंकि जब हम किसी चीज़ के दो चीज़ों के बीच का डिफरेंस देखते हैं तो हमारी चीज़ें क्लियर होती हैं, ठीक है। तो जो इसमें हमारा पहला पॉइंट है दूरी की, अगर हम डेफिनेशन देखें डिस्टेंस की, तो एकांक समय में तय की गई दूरी, एकांक समय में तय की गई मार्ग की लंबाई को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। अगर हम इसको ऐसे समझें इंग्लिश में, पर एक यूनिट टाइम पर किसी पार्टिकल द्वारा ट्रैवल की गई डिस्टेंस है ना, तो वो जितनी वो लेंथ ट्रैवल की गई लेंथ, तो वो क्या कहलाएगा, उसका दूरी कहलाएगा, यानी कि एक पर्टिकुलर समय में तय की गई मार्ग की लंबाई, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा, जैसे हमने बोला कि अभी एग्जाम्पल के तौर से समझेंगे, अभी डेफिनेशन देख लेते हैं। विस्थापन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं इसे इंग्लिश में। तो वो क्या होता है, वस्तु की अंतिम एंड प्रारंभिक स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी, यानी कि जो पार्टिकल है उसकी फाइनल पोजीशन और उसकी इनिशियल पोजीशन के बीच की मिनिमम दूरी, मिनिमम डिस्टेंस क्या कहलाएगी, हमारी विस्थापन कहलाएगी। एग्जाम्पल से आपके सीधे सीधे समझ में आएगा। देखो जैसे हमारा क्या है, यहाँ पर कोई बंदा है, वो क्या करा, उसने एक ए पोजीशन पे बी पोजीशन तक गया, ठीक है। अगर हम यहाँ पे दूरी की बात कर रहे हैं फिलहाल, अगर उसने क्या करा, ए से बी पोजीशन तक गया, और जो उसके एक ए से, ये मान लिया हमने उसका स्कूल है, ठीक है, ये उसका स्कूल है, ए से बी तक स्कूल को गया, और उसकी जो दूरी है वो है 2 किलोमीटर। तो उसने दूरी कितनी ट्रैवल करी यहाँ से यहाँ तक जाने में, 2 किलोमीटर। और जब वो वापस घर आया, तो जब यहाँ से दोबारा वापस घर पहुँचा, तो उसने दोबारा कितनी दूरी करी, फिर 2 किलोमीटर, यानी कि उसने टोटल जो दूरी तय करी वो कितनी करी, 4 किलोमीटर, ठीक है। अब आप डिस्प्लेसमेंट को देखिए, यहाँ पर अगर कोई बंदा ए है और वो बी तक जा रहा है, ठीक है, तो उसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी, 2 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पर इसका विस्थापन भी आपका क्या होगा, 2 किलोमीटर ही होगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट भी इसका कितना होगा, 2 किलोमीटर ही होगा। लेकिन अगर वो बंदा यहाँ से पहले यहाँ पहुँचा, फिर जब यहाँ पहुँच गया, उसके बाद अपने जब घर पहुँचा, तो अगर हम अब उसका डिस्प्लेसमेंट पूछेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 0। क्यों हो जाएगा 0, क्योंकि वो अपने पहली पोजीशन के पास वापस पहुंच चुका है, ठीक है। तो अगर वो कोई भी अगर पार्टिकल अगर पहली पोजीशन पे पहुंच के घूम फिर के दोबारा उसी पोजीशन पे पहुंच जाता है, तो जो उसका डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है, 0 होता है। देखिए जैसा कि हमने डेफिनेशन में देखा कि लास्ट पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच की न्यूनतम दूरी, देखो जो पहले यहाँ पे था, अब उसके बाद फिर से यहीं पहुँच गया, तो इनके बीच की जो आपस में दूरी हुई कितनी हुई, यहीं पे तो है वो, तो क्या होगा, 0 होगा।
ठीक है। इसी तरह के हमने देखा कि जो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, विस्थापन हो सकता है, वो प्लस में भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है, या जीरो भी हो सकता है। लेकिन जो दूरी होगी, डिस्टेंस होगी, वो आपकी हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। कभी भी आपने डिस्टेंस नेगेटिव में कभी नहीं देखी होगी। ठीक है। अब बात करते हैं, जो डिस्टेंस होता है वो केवल परिमाण बताता है। परिमाण का मतलब क्या होता है, जैसे न्यूमेरिक वैल्यू है ना। जैसे मैंने बोला कि 10 किलोमीटर की दूरी पर है, तो मैंने 10 किलोमीटर बोला, तो दूरी में क्या आया, सिर्फ उसका क्या आया, न्यूमेरिक वैल्यू आई, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में मैग्नीट्यूड। ठीक है। लेकिन जो विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है, उसमें हम साथ साथ ये भी बोलेंगे कि वो बंदा 10 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में है। ठीक है। मैं साथ साथ क्या करूँगा, मैग्नीट्यूड तो बताऊँगा ही बताऊँगा, यानी कि मैग्नीट्यूड क्या हुआ, 10 किलोमीटर जो मैंने बोला वो हुआ मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण, और मैंने बोला नॉर्थ डायरेक्शन में है, तो ये वो हो गई उसकी दिशा। ठीक है। इससे आपके क्या समझ में आया, जो डिस्प्लेसमेंट है हमारा, वो कैसी राशि है हमारी, वो है हमारी वेक्टर। ठीक है। वेक्टर को हम कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे करके डिनोट करते हैं, है ना। तो जब भी हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो हम उसको इस तरीके से डिनोट करेंगे, जो कि हमें ये बताएगा कि ये वेक्टर हमारी राशि है, यानी कि सदिश राशि है। सदिश, देखो इसमें तो बता रहा है ना कि इस तरफ जाओ, और जिस तरफ जाना है तो वो क्या बताता है, सदिश यानी कि दिशा सहित। तो ठीक है, ये हमारा हो जाएगा विस्थापन, वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि सदिश राशि। इसी तरह जो दूरी है हमारी, वो अदिश राशि है, क्योंकि हमने उसमें क्या करा, डायरेक्शन को नहीं बताया, है ना। हमने उसमें डायरेक्शन को नहीं बताया, इसलिए वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी अदिश राशि, यानी कि स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। अब हम जानते हैं अगला टॉपिक। देखो, मैं ना आपको इस वीडियो में, या मैं जितने भी आपको लेक्चर बताऊंगा ना, मैं आपको उसमें एनसीईआरटी से कम बताऊंगा, ना एनसीईआरटी से ज़्यादा बताऊंगा। ठीक है। लेकिन ये है कि हम एनसीईआरटी के जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर करते हुए चलेंगे, बस हमारा मेन मोटिव यहाँ पे ये रहेगा। ठीक है। तो आप इस चीज़ की फिक्र ना करें। ठीक है। जो हमारा आता है समान एंड असमान गति, यानी कि यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है। ये हमारा हर चीज़ में जो वर्ड है हमारा शामिल होगा, जैसे त्वरण, एक्सेलेरेशन में भी आएगा। ठीक है। जो हमारा वेग होता है, वेलोसिटी, उसमें भी आएगा। तो काफ़ी चीज़ों में हमारा आएगा। एक बार हम देखते हैं कि तो समान, देखो जैसे इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं बताने वाला। समान गति यानी कि जब भी कोई बंदा यानी कि या कोई कार एक समान स्पीड से ट्रैवल कर रही है, क्या कर रही है, 10 किलो, जैसे अगर हम उसको एग्जाम्पल के हिसाब से समझें, कोई अगर हल्द्वानी से नैनीताल जा रहा है, तो वो जब हल्द्वानी से जोलीकोट पहुंचता है, वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, है ना। फिर जब वो जोलीकोट पहुंचा, जोलीकोट पहुंचने के बाद फिर नैनीताल जब पहुंचा, तो फिर से उसने 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ही ट्रैवल करी, यानी कि वो एक यूनिफॉर्म मोशन की स्पीड से गया। तो हम उसको बोलेंगे समान गति। ठीक है। लेकिन अगर हमने बोला कि जब हल्द्वानी से कोई बंदा नैनीताल अगर जा रहा है, तो हल्द्वानी से जोलीकोट पहुंचने तक उसने क्या करा, अपनी स्पीड रखी 10 किलोमीटर पर आवर, लेकिन जब जोलीकोट पहुंचते ही उसने अपनी स्पीड क्या कर दी, तेज़ कर दी, उसको आ गया जोश, तो उसने 20 किलोमीटर पर आवर कर दी। तो अब वो क्या करा, पहले उसने 10 करी फिर 20 करी, तो यानी कि उसने क्या करा, अपनी जो मोशन है उसमें चेंजेस कर दिया, यानी कि उसने अपनी गति में परिवर्तन कर दिया, चेंज कर दिया। तो ये वो क्या कहलाएगा, हमारा असमान गति। ठीक है। ये समान गति का ग्राफ होगा इस तरीके से। देखो एक ही स्पीड से जा रहा है, ये बिल्कुल एक ही जा रहा है, उसका ग्राफ ये होगा, ये एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन, और जो हमने नीचे डिनोट करा है एक्स डायरेक्शन में वो समय यानी कि टी, और वाई डायरेक्शन हमने डिनोट करा है दूरी। इसी तरह हमने ये बनाया है असमान गति यानी कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। इसमें भी हमने वही एक्स डायरेक्शन में टी यानी कि समय, वाई डायरेक्शन में दूरी यानी कि डिस्टेंस, और ये है हमारा असमान गति का ग्राफ। ठीक है। ये देखो, कभी ये ऐसे गया, फिर इसने स्पीड बदली, फिर इसने स्पीड बदली, फिर इसने स्पीड बदली, तो इसका ग्राफ कुछ आपका इस टाइप का बनेगा। ठीक है। अब बात करते हैं चाल तथा वेग की, यानी कि स्पीड एंड वेलोसिटी की। अब हमारा एक टॉपिक जिसमें बच्चों को थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि चाल तथा वेग यानी कि स्पीड एंड वेलोसिटी, इसमें बच्चों को कन्फ्यूज़न क्या होता है, वो आज आपका कन्फ्यूज़न दूर होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न इसमें है तो वो है हमारा चाल। पहला है हमारा यहाँ पे चाल, जिसको हम v से डिनोट करेंगे। उसका जो फॉर्मूला होता है हमारा दूरी बट्टे समय। देखो मैं इसकी डेफिनेशन नहीं बता रहा, वो आप लोगों को पता भी होगी, या आप अपनी बुक से वो देख भी सकते हैं। ठीक है। तो चाल की जो डेफिनेशन फॉर्मूला है वो है दूरी बट्टे समय। देखो दूरी क्या होगी, इसमें जो हमारी चाल है वो क्या होगी, इसमें अदिश, ये मैं आपको बता चुका हूँ। चाल क्या होगी, अदिश यानी कि स्केलर क्वांटिटी, यानी कि ये क्या करेगा, हमारा चाल में हम क्या नहीं बताते हैं, हम डायरेक्शन नहीं बताते हैं, इसलिए वो क्या कहलाएगा, हमारा अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी। देखो वैसे भी इसमें दूरी आ रहा है, और दूरी हमारी क्या होती है, अदिश राशि होती है। ये हमने पढ़ा अभी दूरी तथा विस्थापन जब हम पढ़ रहे थे, यानी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो हमने देखा जो चाल है हमारी v, वो क्या है, हमारी स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है। चाल और क्या हो सकती है, चाल प्लस में हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। ठीक है। चाल क्या हो सकती है, यानी कि स्पीड,
जीरो भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। लेकिन अगर हम वेग यानी कि वेलोसिटी को देखें तो वेलोसिटी को हम सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जब v से डिनोट करेंगे उसके ऊपर हमें एक वेक्टर बनाना पड़ेगा, जैसे कि हमने यहाँ नहीं बनाया। जब यहाँ नहीं बनाया तो ये क्या कहलाएगी हमारी चाल, और अगर हमने इसके ऊपर वेक्टर डिनोट करा है तो ये क्या कहलाएगा हमारा वेग। और वेग इक्वल टू फॉर्मूला होता है विस्थापन बट्टे समय यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट आपको पता है, मैंने अभी बताया कि लास्ट पोजीशन से अगर आप पहली पोजीशन को माइनस कर देंगे तो वो क्या कहलाएगा आपका विस्थापन कहलाएगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। और देखो विस्थापन कैसी राशि थी हमारी, सदिश राशि थी, क्योंकि हम उसमें क्या कर सकते थे, डायरेक्शन को डिनोट करते थे, जो कि हमने यहाँ पे वेक्टर से आपने देखा डिनोट कर रहे हैं। तो वेग भी हमारा क्या होगा, सदिश राशि होगी, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी होगी। ये आपकी क्या हो सकती है, प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, या जीरो भी हो सकती है, यानी कि आपकी तीनों हो सकती है। लेकिन जो हमारी चाल है यानी कि जो हमारी स्पीड है वो कभी भी हमारी नेगेटिव नहीं होगी, जैसा कि आपने दूरी के टाइम पर भी देखा था। बात करते हैं औसत चाल की, यानी कि एवरेज स्पीड। आपको औसत चाल भी हर जगह देखने को मिलेगा, इसलिए मैंने एक ही जगह इंक्लूड किया है। औसत चाल भी देखने को मिलेगा आपको, औसत त्वरण भी देखने को मिलेगा, यानी कि एवरेज एक्सेलरेशन। तो बस आप यहाँ एक जगह समझ जाइए, बाकी आपका क्लियर हो जाएगा। तो जो औसत चाल है हमारी यानी कि एवरेज स्पीड, वो कहती है कि कुल दूरी, भले ही आपने जो दूरी है वो कैसे भी ट्रैवल करी हो, कभी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में अगर आपने 5 किलोमीटर ट्रैवल किया, ठीक है, यानी कि 1 घंटे में अगर आपने 5 किया, दूसरे घंटे में अगर आपने 10 किया, तो अगर आपको जो भी ट्रैवल करना है, कुछ भी करो, तो उन सबका जो टोटल होगा, टोटल को यानी कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, आप इस मामले को ऐसे याद रख सकते हैं। अब आता है हमारा तात्कालिक चाल। वो क्या कहता है हमारा, वो कहता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टाइम यानी डेल्टा टी, यानी कि एक बहुत छोटे टाइम पीरियड के लिए होगा तात्कालिक, यानी कि एक पर्टिकुलर जस्ट एक इंस्टेंट हुआ होगा, उसमें हमने इस चाल को क्या किया होगा, मेज़र किया होगा, यानी कि बहुत छोटे टाइम पीरियड के लिए हमने इसको मेज़र किया होगा, तब हम इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। यानी कि डेल्टा एस बताता है कि दूरी में परिवर्तन और डेल्टा टी बताता है समय में परिवर्तन, यानी कि चेंजेस इन टाइम और चेंजेस इन स्पीड। ठीक है, अब देखते हैं हम त्वरण। त्वरण क्या होता है, वैसे तो आप सभी लोगों को पता भी होगा त्वरण क्या होता है। त्वरण को हम डिनोट करते हैं ए से, और इसके ऊपर हम लगाते हैं वेक्टर, क्योंकि देखो त्वरण में क्या आ रहा है हमारा, वेग आ रहा है, और वेग क्या होता है हमारा, स्केलर क्वांटिटी होती है, सॉरी वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो जिसमें वेक्टर होता है उसमें हम किसको डिनोट करते हैं, वेक्टर को डिनोट करेंगे, और वो क्या कराएगी हमारी सदिश राशि, यानी कि उसमें डायरेक्शन होगी ही होगी। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, यानी कि समय में जो कुछ अंतर आया होगा उसको हम बोलेंगे वेग परिवर्तन, यानी कि त्वरण। तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ये डेफिनेशन आपने पढ़ी भी होगी पहले। तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, यानी कि वेग में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन। ठीक है, अब हम जानते हैं गति के समीकरण, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिससे हमारे क्या होंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। गति के समीकरण पहला है हमारा v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v, इसको आप याद करो, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसमें v क्या है हमारा, फाइनल वेलोसिटी यानी कि अंतिम वेग। ठीक है, और इसमें हमारा u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी यानी कि प्रारंभिक वेग, जो प्रारंभ में सबसे पहले वेग रहा होगा। a क्या है यहाँ पे, एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण, और t क्या है यहाँ पर, समय। ठीक है, दूसरी हमारी समीकरण कहती है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s इसमें क्या है हमारी दूरी, और u क्या है हमारा प्रारंभिक वेग, t क्या है समय, और हाफ तो ठीक है, a क्या हो गया त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन, और t हो गया हमारा समय। तो ये इसके कुछ जो क्या है इंडिकेशन है। और थर्ड आती है हमारी इक्वेशन v इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अगर आपको ये इक्वेशन नहीं याद है तो इन तीनों इक्वेशनों को रट लो। अगर आप इसका डेरिवेशन बोलेंगे तो मैं आपको वो करवा दूंगा। फिलहाल मैं इसका डेरिवेशन यहाँ पे नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि वो उतना काम का हमारे नहीं है। 9th 10th के बच्चों के लिए है, अगर वो चाहते हैं तो मैं उनको अलग से एक वीडियो में समझा दूंगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन की, जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और इस चैप्टर में एनसीईआरटी में गति के चैप्टर में सिर्फ इतना ही है, बाकी इसमें न्यूमेरिकल हैं, तो वो हम अभी देख लेते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। तो हमारा यहाँ पे पहला एग्जाम्पल है कि एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है। ठीक है, 16 मीटर की दूरी यानी कि डिस्टेंस वो कितने सेकंड में ट्रैवल कर रही है, 4 सेकंड में, तथा पुनः यानी कि दोबारा 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है। तो हमको वस्तु की औसत चाल क्या होगी, ये इसका पहला एग्जाम्पल है। तो इसको देखते हैं हम कैसे सॉल्व करते हैं।
देखो सबसे पहले हमको बतानी है उसकी औसत चाल। तो औसत चाल यानी कि जो हमारी एवरेज वेलोसिटी होती है उसकी फॉर्मूला क्या होता है, कुल दूरी बट्टे कुल समय। यानी कि तो हमको सबसे पहले क्या निकालनी पड़ेगी, कुल दूरी, यानी कि टोटल डिस्टेंस हमको निकालनी पड़ेगी। और देखो उसने पहली बार में उसने कितनी ट्रैवल की थी, 16 मीटर। दूसरी बार में उसने कितनी ट्रैवल करी, 16 मीटर। तो जो उसने टोटल ट्रैवल करी वो कितनी होगी, उसकी 32 मीटर होगी। तो हमारी दूरी तो आ गई। अब हमको क्या निकालना है, कुल समय। तो कुल समय यानी कि पहले जो उसने 16 मीटर तय करी थी, कितने समय में तय करी थी, 4 सेकंड में। तो दूसरी जो 60 मीटर वो कितने ट्रैवल में करी, 2 सेकंड में। तो टोटल कितना हो गया, 6 सेकंड। और हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितनी होगी, 32 मीटर। और कुल समय कितना हो गया, 6 सेकंड। तो हमने जब इसको डिवाइड किया तो हमारा कुछ यहाँ पर ये आंसर आया 5.33 मीटर पर सेकंड। तो इसका ये आंसर हो गया। इस तरीके से हम न्यूमेरिक, अभी तो हमने देखा उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल देखा, उस अभी हम क्या देख सकते हैं, क्वेश्चन भी करेंगे। पहले इसके एग्जाम्पल कर लेते हैं, उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये एनसीईआरटी का पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल कहता है, यात्रा शुरू होते समय कार का ओडोमीटर क्या होता है, जिसमें हमको किलोमीटर दिखाता है। ओडोमीटर 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है, यानी कि उसमें 2000 किलोमीटर दिखा रहा है पहली बार में जब हम यात्रा शुरू कर रहे हैं। और यात्रा समाप्ति पर, यानी कि जब यात्रा खत्म हो रही है, तो 2400 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। ठीक है। और उसके बाद कहता है कि यदि इस यात्रा में 8 घंटे लगते हैं, 8 आवर लगते हैं, तो कार की औसत चाल को किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड में ज्ञात करो। तो देखो हमको सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो ये आपसे क्या पूछ रहा है, औसत चाल। और औसत चाल यानी कि अभी हमने फॉर्मूला देखा था, कुल दूरी बटे कुल समय। तो हम अगर हमें कुल दूरी निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे, जितनी भी दूरी दी है हम उसको क्या करेंगे, 2400 किलोमीटर से हम क्या कर देंगे, 2000 को माइनस कर देंगे, क्योंकि जो हमारी अंतिम दूरी थी वो 2400 थी, जो उसमें ओडोमीटर में दिखाया, और बाद में 2000 दिखाया। पहले 2000 था, तो कितना आया, 400 किलोमीटर उसने कुल दूरी यानी कि ट्रैवल करी। ठीक है। और टाइम कितना लिया उसने, 8 घंटे का। तो हम यहाँ से औसत चाल निकाल लेते हैं। तो वो कितनी आएगी, 400 बट्टे 8, यानी कि कितनी आ जाएगी, 50 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा पहला आंसर आ चुका है। जो उसने बोला है औसत चाल को किलोमीटर पर आवर में डिनोट करो। तो कितना आया, वो 50 किलोमीटर पर आवर आया। और आपको पता है कि हम जब अगर किलोमीटर पर आवर से अगर मीटर पर आवर में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, तो हम 5/18 से क्या करते हैं, उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारा आंसर क्या आया था, 50 किलोमीटर पर आवर था। तो हमने क्या करा, इसकी 5/18 से अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, 18 2 जा 36, 2 पॉइंट कितना आएगा, ये 18 7 जा, जब यहाँ पे बचेगा 14, तो 18 7 जा 126, तो बचेगा 7। और जब आप इसके यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 5 7 जा 35, कैरी 3, 5 2 जा 10 और प्लस 13। तो ये कुछ 13.5 आया, जो कि इसका हमारा आंसर ठीक आएगा। तो 13.5 मीटर पर सेकंड हमारा आंसर यहाँ पे सही आया है। अगर आप इसको बिल्कुल एक्यूरेट लाना चाहते हैं जो बुक में आ रहा है, तो आप इसको और यहाँ पे डिवाइड करिए। जब डिवाइड करोगे फिर इससे मल्टीप्लाई करने के बाद आपका बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर बुक की तरह आ जाएगा। तो हमने भी क्वेश्चन लिया है त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन से रिलेटेड, कि एक कार है वो क्या, एक कार की चाल यानी कि जो वेलोसिटी है वो 10 सेकंड में 20 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। 20 किलोमीटर पर आवर से 50 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। ठीक है। तो उसका आपको त्वरण बताना है, एक्सेलरेशन बताना है। और आपको पता है त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। देखो टाइम में तो कोई चेंजेस नहीं हुआ है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे डेल्टा वी। हाँ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का नहीं है, किसी अदर बुक का क्वेश्चन है ये। तो आप इस क्वेश्चन को एनसीईआरटी में मत ढूंढना। तो हम देखते हैं हम इसमें क्या है, तो हमको निकालना है डेल्टा वी। डेल्टा वी कितना हुआ, देखो क्या हुआ चेंजेस यहाँ पे, 50, पहले इसकी स्पीड 20 से 50 हुई है, यानी कि जो डिफरेंस आया डेल्टा वी क्या होता है हमारा, V2 माइनस V1। तो क्या होता है, V2 माइनस V1 बट्टे टी। ठीक है। तो V2 माइनस V1 कितना हो गया, 50 में से 20 जब घटाएंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 30। और टी हमको कितना दिया गया है, वो हमको दिया गया है कितना, 10 सेकंड। ठीक है। ये आया हमारा 10 सेकंड। लेकिन जो ये हमारा अभी किलोमीटर पर आवर में है, ठीक है, किलोमीटर पर आवर में है, और ये हमारा 10 सेकंड में है। तो जो हमारी यूनिट है वो अभी सेम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, या तो हम 10 सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करें, या जो हमारा सरल रहेगा वो रहेगा 30 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना। और जैसा कि हमने अभी देखा मीटर पर सेकंड में हम कैसे चेंज करते हैं किसी को भी, जैसे 30 लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, 5/18 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5/18 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, आप इसको 6 से सब डिवाइड करिए, 6 5 जा 30 और 6 3 जा 18। तो ये आ गया हमारा 25/3, ये आ गया हमारा मीटर पर सेकंड में। तो अब हम इसकी जगह
इसको रख सकते हैं। यानी कि अगर हमने यहाँ पे क्या रखा, 30 की जगह क्या रखेंगे, 25/3/10, ठीक है। तो ये भी सेकंड में, ये भी सेकंड में, यानी कि हमारी जो यूनिट है वो सेम हो चुकी है। तो 25/3 इंटू 1/10, क्यों, क्योंकि जो फ्रैक्शन है यहाँ पे 10/1, और जब ऊपर जाएगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी कि 10/1 का 1/10, यानी कि क्या हो जाती है, भिन्न उलट जाती है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 5 जा 25, 5 2 जा 10, तो ये कितना आया, 5/3 2 जा 6, तो 5/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये इसका आंसर यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो आपने देखा इस टाइप का क्वेश्चन हमने इतने इजी सॉल्व करा। अब हम देखते हैं एक क्वेश्चन जिसमें हम समय की गति की जो समीकरण है उसका यूज़ करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, ये है हमारा, इसमें हम गति के समीकरण का यूज़ करेंगे। एक कार का वेग 3 सेकंड में 100 मीटर पर सेकंड से 40 मीटर पर सेकंड हो जाता है। यानी कि देखो जो इसका वेग है, यानी कि जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। तो फाइंड त्वरण, यानी कि आपको एक्सेलेरेशन फाइंड करना है, औसत वेग यानी कि एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है, और आपने दूरी यानी कि डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो देखो हम इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, त्वरण निकालने के लिए आपको पता है त्वरण यानी कि एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, अंतिम वेग यानी कि जिसको हम v से दिखाते हैं, और प्रारंभिक वेग जिसको हम u से दिखाते हैं, अपॉन टाइम यानी कि बट्टे समय। तो देखो इसमें अंतिम वेग कितना है, ये हमारा है v और ये है हमारा u। तो 40 माइनस 100 कितना आ जाएगा, 40 में से 100 को जब घटाएंगे ये आएगा -60, ठीक है। और वेग कितना है, वो सॉरी टाइम कितना है, वो है हमारा t है हमारा 3 सेकंड। तो 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 3 दूना 6 -20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आया। तो ये आ गया हमारा यहाँ पे त्वरण। देखो इसमें माइनस साइन आ रहा है, माइनस साइन का यहाँ पे क्या मतलब है कि जो कार है उसका जो त्वरण है वो क्या है, घट रहा है, यानी कि कार में मंदन हो रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, कार का त्वरण यानी कि एक्सेलेरेशन क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, ठीक है। अब देखते हैं हम औसत वेग। तो हमको बताना है औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी हम कैसे निकालते हैं, वो हम निकालेंगे, आपको पता है प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग है ना, अपॉन 2। तो यानी कि v प्लस u अपॉन 2। तो हमने ये निकाला, अंतिम वेग कितना है, वो है हमारा 100, और प्रारंभिक वेग कितना है, वो है, कोई भी आप प्लस माइनस कर सकते हैं, 100 + 40, ये था हमारा v, ये था हमारा u अपॉन 2। तो ये आ गया हमारा 140/2, ये आ गया हमारा 70 मीटर पर सेकंड। देखो आप इसमें यूनिट का भी ध्यान देना, यूनिट भी हमारी बहुत मैटर करती है। यहाँ पे स्क्वायर है, त्वरण में स्क्वायर आती है, और वेलोसिटी में यानी कि कितनी आती है, 1 आती है सेकंड की यूनिट। अब हमको फाइंड करना है कार द्वारा चली गई दूरी। तो दूरी का हमारे पास एक फॉर्मूला है S = जो कि हमने गति के समीकरण पढ़े थे इक्वेशन ऑफ मोशन के, कि S = ut + ½ at², ये हमने देखा था। तो हमको देखो u कितना दिया गया है 100, t समय कितना दिया गया है सेकंड, 3 सेकंड दिया गया था, प्लस हाफ a कितना दिया गया है हमको क्वेश्चन में अभी हमने फाइंड किया था, वो था -20 इंटू t कितना है 3 का स्क्वायर। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 300, प्लस इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये कितना आएगा यहाँ से -10, तो माइनस यहाँ पे 10 × 9, तो ये आ गया 300 - 90, ये आ गया 210 मीटर। तो ये आ गया इसका आंसर। इस तरीके से हम और भी क्वेश्चन कर सकते हैं। जब कभी कभार हमको क्या करेगा, क्वेश्चन में बोलेगा विरामावस्था में है, विरामावस्था वैसे चलता है, यानी कि पहले वो रेस्ट पोजीशन पे है उसके बाद ट्रैवल कर रहा है, तो उस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, यू को 0 मानेंगे, ठीक है। उस क्वेश्चन में हम यू को क्या मानेंगे, 0 मानेंगे, जब कभी भी ऐसी पोजीशन आती है। तो बस वीडियो में इतना ही। अगर आपको लगे कि आपने कुछ नया सीखा तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू आज के लिए।